नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सोर्सेज़ ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि उन बुनियादी आधारों के बारे में जिनके ऊपर पूरा इस्लामिक लीगल सिस्टम बना हुआ है। आपने पहले ये तो सुना होगा कि इस्लाम में हर चीज़ का एक रूल होता है, चाहे वो रोज़ा हो, नमाज हो या फिर शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मैटर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रूल्स आखिर आए कहाँ से? किस बेस पे मुस्लिम लॉ बना? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूँढेंगे। हम देखेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज़ क्या हैं, सेकेंडरी सोर्सेज़ क्या हैं और किस तरह से इस्लामिक लॉ का डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सफ़र कुरान से लेके क़ियास तक और ज्यूरिस्टिक रीज़निंग से लेके कस्टम्स तक। 1. इंट्रोडक्शन मुस्लिम लॉ का सोर्स बेस्ड फ्रेमवर्क। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मुस्लिम लॉ सिर्फ़ एक लीगल कोड नहीं, बल्कि एक डिवाइन लीगल सिस्टम माना जाता है। ये उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताए थे और जिनको उनके बाद के जुरिस्ट्स ने डेवलप किया। इस्लाम के हिसाब से लॉ का अल्टीमेट सोर्स अल्लाह है। जो हुक्म कुरान में है वो फ़ाइनल माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिनके बारे में कुरान डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता। ऐसे में बाकी के सोर्सेज हेल्प करते हैं लॉ को इंटरप्रेट करने में। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का प्रॉपर टर्म है फ़िक़्ह, जो लॉ का अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है। 2. प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। चलिए अब बात करते हैं 4 मुख्य सोर्सेज की जिनके बिना मुस्लिम लॉ अधूरा है। ए. कुरान, द होली बुक ऑफ इस्लाम। कुरान इस्लामिक लॉ का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इससे अल्लाह का शब्दा माना जाता है जो प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील किया गया। कुरान में सिर्फ रिलीजियस या स्पिरिचुअल टीचिंग्स नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के रूल्स भी दिए गए हैं, जैसे शादी के रूल्स, तलाक के तरीके, इनहेरिटेंस के पोर्शंस, ज़कात और वक्फ के कॉन्सेप्ट्स, विमेन के राइट्स। एक एग्जाम्पल लें। सूरह अन्निसा में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि एक डॉटर, सन, मदर और वाइफ को विरासत में कितना शेयर मिलेगा। इस तरह कुरान एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को गवर्न करता है। लेकिन कुरान का स्टाइल जनरल होता है, उसमें हर लीगल इश्यू का डिटेल नहीं होता। इसीलिए हम अगली सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। बी. हदीथ, सुन्नत। टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। हदीथ का मतलब होता है प्रॉफिट मोहम्मद के एक्शंस, स्टेटमेंट्स और अप्रूवल्स का रिकॉर्ड। प्रॉफिट के कंडक्ट को सुन्नत भी कहा जाता है। जब कुरान किसी इशू पे साइलेंट होता है तो हदीथ उसको क्लैरिफाई करता है। एग्जाम्पल के लिए, कुरान ने नमाज का जिक्र किया, लेकिन हदीथ ने बताया कि कैसे पढ़ें। तलाक के प्रैक्टिकल प्रोसीजर हदीथ से मिलते हैं। मेंटेनेंस या वाइफ के राइट्स को प्रॉफिट के बिहेवियर से समझा जाता है। हदीथ्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए अलग अलग कलेक्शंस बने हैं, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, एट्सेट्रा। ये सोर्सेज प्रॉफिट के लाइफ से जुड़ी हुई हर बात को डॉक्यूमेंट करते हैं और लॉ के लिए एक बड़ी बेस प्रोवाइड करते हैं। सी. इजमा, कंसेंसस ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स। इजमा का मतलब होता है इस्लामिक जुरिस्ट्स का कंसेंसस, यानी किसी इशू पे जब सभी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स एक ओपिनियन पे अग्री हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट प्रॉफिट के वाफत के बाद आया, जब नए नए लीगल इश्यूज सामने आने लगे। लोगों ने कुरान और हदीथ से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब डायरेक्ट गाइडेंस नहीं मिली, तब स्कॉलर्स ने मिलकर एक कलेक्टिव ओपिनियन दिया। एग्जाम्पल, कुरान और हदीथ में बैंक इंटरेस्ट का डायरेक्ट मेंशन नहीं था, लेकिन स्कॉलर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि रिबा, इंटरेस्ट हराम है। इजमा से लॉ इवॉल्व होता गया और हर जनरेशन के स्कॉलर्स नए लीगल इश्यूज का सॉल्यूशन देते गए। इससे इस्लामिक लॉ डायनामिक बना रहा। डी. कियास, एनालॉजिकल रीजनिंग। कियास का मतलब होता है एनालॉजी यूज करके डिसीजन लेना, यानी नए केसेस को एग्जिस्टिंग केसेस से कंपेयर करके कंक्लूजन निकालना। फॉर एग्जाम्पल, कुरान में वाइन या अल्कोहल को हराम कहा गया है क्योंकि वो इंटॉक्सिकेट करता है। अब मॉडर्न ज़माने में कोई नई ड्रग आई जो इंटॉक्सिकेट करती है। कुरान उसका नाम नहीं लेता, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि उस पर भी वही रूल अप्लाई होगा। ये ही कियास है। कियास का प्रोसेस लॉजिकल होता है, जिसमें एक असर, इफेक्टिव कॉज, आइडेंटिफाई की जाती है और फिर नए केस में अप्लाई की जाती है। इस सोर्स से
इस्लामिक लॉ अडेप्टेबल बना रहता है नए ज़माने के अकॉर्डिंग। 3. सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। अब चलिए उन सोर्सेज की बात करते हैं जो सपोर्टिव या ऑक्सिलरी होते हैं, जिनका यूज़ प्राइमरी सोर्सेज के इंटरप्रिटेशन के लिए होता है। ए. इस्तिहसान, जरिस्टिक प्रेफरेंस। इस्तिहसान का मतलब होता है एक्विटी और जस्टिस के लिए जनरल रूल से हटना। जब स्ट्रिक्ट रूल इनजस्टिस क्रिएट करे तब जुरिस्ट एक बेटर ऑप्शन चूज करता है। एग्जाम्पल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई टेक्निकल कंडीशन फुलफिल नहीं होती लेकिन इंटेंशन क्लियर है तो स्ट्रिक्ट रूल छोड़ के फेयर डिसीजन लिया जाता है। बी. इस्तिस्लाह, मसलहा, पब्लिक इंटरेस्ट। इस्तिस्लाह का मतलब है पब्लिक वेलफेयर या कॉमन गुड। जब कोई इशू कुरान हदीथ में मेंशन्ड नहीं होता लेकिन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ रूल बनाना ज़रूरी होता है, तब ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स या वैक्सीनेशन मैंडेट्स डायरेक्टली रिलीजन में नहीं लिखे हैं लेकिन पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। सी. उर्फ, कस्टम और यूसेज इस्लाम के अकॉर्डिंग लोकल कस्टम्स जो कुरान या हदीथ के अगेंस्ट नहीं हैं उन्हें कंसिडर किया जा सकता है। इंडिया जैसे मल्टीकल्चरल सोसाइटी में कस्टम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में मेयर का सिस्टम रीजन टू रीजन वेरी करता है लेकिन जब तक वो अनजस्ट नहीं है तब तक वैलिड माना जाता है। डी. फतवास, लीगल ओपिनियंस बाय इस्लामिक स्कॉलर्स। फतवा एक लीगल ओपिनियन होती है जो मुफ्ती या इस्लामिक स्कॉलर देता है किसी स्पेसिफिक इशू पे बेस्ड ऑन कुरान, हदीथ और जुरिस्प्रूडेंस। फतवा लीगली बाइंडिंग नहीं होती लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल होती है। जैसे किसी नए मेडिकल प्रोसीजर के लिए फतवा लिया जा सकता है, क्या ये परमिसिबल है या नहीं। 4. तरीके और स्कूल स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशंस। इस्लाम में एक और कॉम्प्लेक्सिटी आती है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के वजह से। जैसे हनाफी स्कूल कियास और इस्तिहसान को ज़्यादा यूज़ करता है, मालिकी स्कूल कस्टम्स उर्फ को ज़्यादा वैल्यू देता है, हनबाली स्कूल हदीथ पे स्ट्रिक्ट रहता है, शिया स्कूल्स जैसे इतना अशारी इजमा को थोड़ा डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं, उनके लिए इमाम्स का डिसीजन अल्टीमेट होता है। ये डाइवर्सिटी इस्लामिक लॉ को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव बनाती है, यानी लोकेशन, टाइम और कम्युनिटी के हिसाब से थोड़ा वेरिएशन पॉसिबल है। 5. रोल इन मॉडर्न लीगल सिस्टम्स, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में मुस्लिम लॉ मोस्टली अनकोडिफाइड है लेकिन उसका बेस कुरान और बाकी सोर्सेज ही होते हैं। इंडियन कोर्ट्स इस्लामिक लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उनको बैलेंस भी करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ। एग्जाम्पल के लिए, ट्रिपल तालाक कुरान और हदीथ से जस्टिफाई नहीं हो पाया इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। शाहबानो केस हदीथ के बेसिस पे विमेन के मेंटेनेंस राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। डैनियल लतीफ़ी केस 1986 एक्ट को इंटरप्रेट करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखा गया। ये सब डिसीजंस इस्लामिक सोर्सेज और मॉडर्न लीगल रीजनिंग के बीच एक ब्रिज बनाते हैं। 6. चैलेंजेस एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ सोर्सेज। आज के ज़माने में कुछ चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जैसे सरोगेसी, IVF, जिनके लिए कुरान या हदीथ डायरेक्टली गाइड नहीं करते। जेंडर इक्वालिटी, इनहेरिटेंस और तलक में विमेन के राइट्स को लेके डिबेट चलती रहती है। कॉडिफिकेशन वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, क्या मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करना चाहिए या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रिजर्व करना चाहिए। इन सब इश्यूज़ का सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब स्कॉलर्स और कोर्ट्स दोनों सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को समझें और उनका बैलेंस्ड एप्लीकेशन करें। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन ऑन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। आज हमने देखा कि कुरान, हदीथ, इजमा और क़यास सिर्फ एंशंट टेक्स्ट्स नहीं हैं बल्कि एक लिविंग लीगल सिस्टम के पिलर्स हैं। इनके अलावा इस्तिहसान, इस्तिस्लाह, उर्फ जैसे टूल्स इस लॉ को मॉडर्न दुनिया के लिए रेलेवेंट बनाते हैं। मुस्लिम लॉ एक इवॉल्विंग डिसिप्लिन है जहाँ ट्रेडिशन और रीजनिंग दोनों का मेल है, और इसका स्ट्रेंथ यही है कि ये हर ज़माने के सवालों का जवाब ढूंढने की क्षमता रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم لاء کے اسپیسیفک ٹاپکس پہ، جیسے طلاق، نکاح اور وقف۔ تب تک کے لیے الوداع اور جے ہند۔